नमस्कार। द डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर का ये अध्ययन बताता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होने या कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और जो भी कोरोना वायरस का ग्राफ है पूरी दुनिया में, ये फ्लैट होने के बजाय या कम होने के बजाय ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आपदा लगातार एक विकराल स्वरूप धारण करती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट पे हूँ 26,50,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार मरीज विभिन्न देशों में हैं और तकरीबन 1,85,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत बहुत तेज़ी से यहाँ भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में 21,700 के आसपास मामले अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 680 से ज़्यादा मौत देश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी हालात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद जब 30 दिन जब हो चुके हैं तब उत्तर प्रदेश में भी मरने वालों की संख्या 21 और 1500 से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में अब तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ये सब तब है जब हम संपूर्ण लॉकडाउन में हैं और सीमित मात्रा में कोरोना वायरस के टेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जो भी रैपिड टेस्ट किट है वो काम नहीं कर रही है, लिहाजा जो PCR बेस्ड टेस्ट हैं वही परफॉर्म किए जा रहे हैं। बाकी टेस्ट को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मसले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इस वायरस ने जिस तरह से पूरी दुनिया को अपने शिकंजे पे लिया है, कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विकसित देशों के अलग सवाल हैं, विकासशील देशों के अलग सवाल हैं और पुअर कंट्रीज़ के मसले कुछ और हैं। भारत में एक मसला है जो बहुत चिंता प्रकट करता है और जिसको लेकर सरकारों को भी चिंता करनी चाहिए, सोसाइटी में हम आप जैसे लोगों को भी इस पर चिंता करनी चाहिए। चाइना से जो रैपिड टेस्ट किट मंगवाई गई, जो एंटीबॉडी टेस्ट किट मंगवाई गई, उनमें से अधिकांश के नतीजे या तो गलत आए। एक फॉल्टी टेस्ट किट चाइना ने भारत को सप्लाई की। हमारी लाखों किट खराब हैं और उनमें से निकलने वाले नतीजों को लेकर अब बहुत ज़बरदस्त और बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। इतना बड़ा मामला हो गया कि इतनी बड़ी तादाद में लाखों टेस्ट किट जो मंगाई गई वो फॉल्टी निकली, गलत निकली और उनके नतीजे गलत निकले, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन लोगों की जवाबदेही कब सुनिश्चित की जाएगी, चाहे ICMR के अधिकारी हों या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हों या इस पूरे मामले में खरीद फरोख्त में जुड़ी हुई संस्थाएं, कंपनियां, उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी और नई टेस्ट किट, बेहतर टेस्ट किट कब मंगाई जाएगी, इस पर भी तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए। जिन लोगों, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, लाखों फर्जी किट मंगाई, ऐसी फर्जी किट जो टेस्ट गलत दे रही है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या ICMR या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई? नहीं की गई है। अब तक की रिपोर्ट यही बताती है। लिहाजा अब रैपिड टेस्ट किट को लेकर गोलमोल बातें करने लगी हैं ICMR और कल देश भर के चीफ सेक्रेटरीज को पत्र लिखकर एक गोलमोल भाषा बताई गई। कर भी सकते हैं ये टेस्ट किट का इस्तेमाल, नहीं भी कर सकते हैं। जबकि दुनिया भर के डॉक्टर ये कह चुके हैं कि कोरोना वायरस का कन्फर्मेटरी टेस्ट रैपिड टेस्ट किट एंटीबॉडी के माध्यम से नहीं हो सकता, ये कैटेगरिकली बताया जा चुका है। उसके बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों किया गया और जो दोषी हैं इस किट के मंगाने के, इस फॉल्टी किट की चाइना से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए। ये भारत का एक बड़ा मुद्दा है। पंजाब, राजस्थान, तमाम राज्यों ने इसे वापस भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो अब जब हमारे पास ये टेस्ट किट फॉल्टी निकल आई है तो अब हम क्या करेंगे? हमारे सामने एक बड़ी असहज, एक इमरजेंसी वक्त है ये। इस वक्त छोटी सी भी चूक पूरे समाज को, पूरे भारत को, सबको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने वाला है। कारण क्या है कि जब हम संपूर्ण लॉकडाउन में हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके बैठे हुए हैं। एक विकासशील देश जो 1 महीने से उस सब कुछ बंद करके बैठा हो, उसकी आर्थिक हालत, उसके अपने लोगों की क्या हालत होगी, उसके अपने लोग किस प्रकार से रह रहे होंगे। जरा कल्पना करिए उन हजारों, लाखों, करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों का, डेली वेजेस वालों का, स्ट्रीट वेंडर्स का, मजदूरों का, जो रोज दिहाड़ी पर अपना और अपने परिवार का जीवन चला रहे थे। हम 1 महीने से अर्थव्यवस्था ठप करके बैठे हुए हैं और यहाँ फाल्टी किट की सप्लाई हो रही है और हमने अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की गई, एक बड़ा सवाल है और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर निर्मम, कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए जो समाज में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ भयानक लापरवाही कर रहे हैं। जब हम आप अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके, त्याग करके, साधना करके, परिश्रम और त्याग की पराकाष्ठा करके घरों के भीतर बंद हैं,
सब कुछ बंद करके मौजूद हैं, तब कुछ लोग, क्योंकि गलती अक्षम्य है, महापाप है, और ऐसे लोगों को चिन्हित की करे भारत सरकार। दुनिया भर में एक और मसला है जो इन दिनों बड़ा चर्चा में आ गया, और विशेष तौर पर यूरोप और अमेरिका में। यूरोप से आज रिपोर्ट आई है कि वहाँ 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। अमेरिका में भी करीब 60 लाख के आसपास लोगों की नौकरी जा चुकी है। भारत में अभी तक डेटा जारी नहीं हुआ, यहाँ भी करोड़ों से कम नहीं निकलेंगे। यानी ये कोरोना वायरस, जिनको वायरस से इन्फेक्टेड है, सिर्फ उन्हें ही नहीं, जिनके स्वजनों की मृत्यु हुई है, परिजनों की मृत्यु हुई है, सिर्फ उनको ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है जो समाज में किसी भी प्रकार का कामकाज कर रहे थे। यानी इस कोरोना वायरस की मार बड़ी घातक है, निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचा रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कंपनी बंद हो रही हैं। एक बड़ा आर्थिक महासंकट दुनिया के समक्ष खड़ा हो गया है। अब मसला इस बात का है कि हम या दुनिया के दूसरे मुल्क कोरोना वायरस के साथ रह के जीना हमें स्वीकारना होगा, और हमको बहुत ही कुछ स्मार्ट तरीके से या फिर कुछ टैक्टिकल लॉकडाउन पे जाना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद करके घरों पे बैठ जाना इस वायरस का कोई हल नहीं है। और वो भी तब जब हम बड़ी तादाद में टेस्ट भी ना कर रहे हों। तब 1 महीना का वक्त कोई सामान्य नहीं होता बहनों भाइयों। 1 महीने का वक्त हो गया है जब पूरा भारत संपूर्ण लॉकडाउन में है। सरकारों को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। लॉकडाउन की जो इस वक्त की रणनीति है उसमें कुछ स्मार्ट चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे ताकि लोगों का जीवन चले। आपको टेस्ट और स्वास्थ्य की प्रणाली में वर्टिकल बदलाव लाना पड़ेगा, दूसरे देशों से सीखना पड़ेगा, संसाधन झोंकने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ आंख बंद कर लेने से कोई तूफान चला नहीं जाएगा। आपके समक्ष एक बड़ी सुनामी है जिसे भारत के लोगों को झेलना है। हो सकता है कि आपको कुछ अटपटा लग रहा हो, कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं उनको डरवा रहा हूं, तो मैं ना तो आपको डरा रहा हूं ना भयभीत कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो दुनिया में चल रहा है। आप आज समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, 1 हफ्ते बाद समझ लीजिए तो भी ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने बाद समझेंगे तो आपको बहुत भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी से, सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, फार्मर IPS अफसर हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नेहा शालिनी जी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, JD रावत साहब IMA के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बीरेन सिंह जी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो JD रावत साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। दुनिया भर में मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं जी सर, और ग्राफ वर्टिकली बढ़ता चला जा रहा है, कहीं किसी देश में चाइना के अलावा कोई ऐसे सिम्टम सिग्नल्स नहीं है जहां ये महसूस किया जा रहा हो कि मामले कम हो रहे हैं, हर जगह मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया ने इसका पीक अभी देखना बाकी है, यानी विध्वंस और तबाही का एक बड़ा परिदृश्य अभी हमारे समक्ष आने वाला है। आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, भारत कहाँ पर है, और हमें क्या उपाय करने चाहिए? सर देखिए, भारत में ये कोरोना वायरस और लगभग 30 जनवरी के आसपास आया है, और लॉकडाउन से इतना तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस थे जितने बढ़ने चाहिए, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो बहुत ज़्यादा बढ़ते। अभी हम लोग 2nd स्टेज तक हैं, अभी हम लोग 3rd स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, जिसमें कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लॉकडाउन से तो ये फ़ायदा हुआ है कि ग्राफ ज़रूर बढ़ा है, लेकिन उस रेशनल में नहीं बढ़ा है जितना और कंट्री में बढ़ा है। तो इससे एक सबक तो हमको मिली है। लेकिन जहाँ तक बात है कि लॉकडाउन से बहुत सारी दिक्कतें भी हुई हैं, गवर्नमेंट को इसके लिए अल्टरनेटिव विकल्प सोचना चाहिए। जैसा आपने बताया कि आर्थिक तंगी भी चल रही है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, वेंडर का काम बंद है, हर चीज़ ऑलमोस्ट ठप है, और हम लोग कोरोना का इलाज के बारे में, रोकथाम के बारे में चल रहे हैं। तो ये तो बात तय है सर कि जो कुछ भी हुआ है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये जो है हमारा ग्राफ और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार ऊंचाई तक जाता। और इस फॉल्टी किट के गुनाहगारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये देखिए सर, हर चीज़ का एक समय लगता है। इसमें आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है एक पर्टिकुलर पीरियड का नहीं है,
और अगर ये लॉकडाउन नहीं किया जाता अरे भाई तो रावत और साहब, ऊंचाई देश में तक कोई जाता मजाक है। थोड़ी चल तो रहा है। अब इसमें 1 महीने से हम अपना सब कुछ बंद करके त्याग, तपस्या, परिश्रम और क्या क्या साधना करके हम जीवन काट रहे हैं। ये कोई देश में मजाक चल रहा है कि आप फाल्टी किट मंगाएं, गलत किट मंगा लें और किसी पे कार्रवाई भी ना हो, और आप लॉकडाउन की परिभाषा बताएं? कोई मजाक चल रहा है देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो पीपी किट की बात आप कर रहे हैं सर, मैं पीपी किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैपिड टेस्ट किट की बात कर रहा हूं। फाल्टी किट क्यों मंगाई गई? नहीं कर पाए, क्यों मंगाई गई? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? रैपिड टेस्ट तो अभी आया है, और रैपिड टेस्ट आने के बाद भी ये पता चल रहा है कि अभी इसमें आप आईएमए चलाते हैं, आईएमए के जनरल सेक्रेटरी हैं, और आप पूछते भी नहीं है सरकार से। ये आपका फर्ज है कि पूछिए आप कि रैपिड टेस्ट फाल्टी क्यों आई चाइना से। मजाक चल रहा है देश में। बोलिए रावत साहब, बोलना पड़ेगा आपको, बोलिए। सर मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं और बोल भी रहा हूं। देखिए, रैपिड टेस्ट तो कहीं बाहर से आएगा तभी तो हम लोग शुरू कराएंगे। अभी गवर्नमेंट ने उसको 4-5 दिन पहले लॉन्च किया है, उसमें कुछ कमी हो गई तो रोक लिया है, और जैसे ही आएगा फिर हम लोग शुरू कराएंगे। हाँ, शुरू कराइए। जनता एक दिन का लॉकडाउन में बसी रहे, जनता परेशानी सोचे, और आप लोग को तो मजाक सूझ रहा है। ओके, नवीन श्रीवास्तव जी, भाई ऐसी फाल्टी किट भारत पहुंची कैसे, और आपने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? सर आवाज कम करिए थोड़ा सा। ओके, बोलिए नवीन जी। नवीन श्रीवास्तव। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, ये बहुत गंभीर मसला है। जब हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और उससे जो जांच के सबसे महत्वपूर्ण किट हैं वो जो मंगाए गए उसमें फाल्टी निकले, और राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप जब एक देश दूसरे देश से कोई भी सामान खरीदता है तो वो देश उसकी गारंटी लेते हैं, और ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर पूरी दुनिया के देश विचार कर रहे हैं कि चीन ने ऐसा क्यों किया। एक तो कोरोना के विषय में जानकारी छुपाई, और जब उसके इलाज के लिए किट वहां से बन के आए और उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी और गारंटी ली, उसके बावजूद वो फाल्टी निकले, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है ब्रिजेश जी। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसमें जहां से आया, जिन लोगों ने लिया, उनकी जिम्मेदारी तय करना होगा, और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस विषय पर भी विचार कर रही है और तय करेगी। देश की 130 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार न देश के अंदर किसी को है, न देश के बाहर किसी को है। ओके, ऑलराइट, मैं आपसे समझना चाहता हूं नवीन जी, आई अप्रिशिएट कि आप सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा भी रहे हैं, अपनी रूलिंग पार्टी तक की कार्रवाई होनी चाहिए, आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अफसरों पर कार्रवाई हो, ये हम सबकी डिमांड भी है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि हम 30 दिन हो गए आज हमको लॉकडाउन हुए, जब हम अपना सब कुछ त्याग करके, परिश्रम करके, साधना में, राष्ट्र हित में, देश हित में हम सब कुछ बंद करके घरों के भीतर बैठे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या ये वक्त नहीं है कि अब हमको अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा? साहब, हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं नवीन जी, जो आपके भी टच में हैं, आप देख रहे हो उनको। आप तो गाजीपुर के हो, आपने वहाँ के लोगों की तकलीफ देखी है। भाई, हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन खोलिए, पर कोई एक स्मार्ट वे आपको देना पड़ेगा। ब्रजेश जी, जरा 2 मिनट का मुझे समय अतिरिक्त चाहिए। बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है। देखिए, हम मानवता के हित में लड़ रहे हैं। देश हित, हमारा हित तो बाद में, हम सारे लोग मानवता के हित में लड़ रहे हैं। सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है, और इस महामारी, ये जो अचानक महामारी आई, इससे लड़ने की पहले से किसी के पास कोई रणनीति नहीं थी। डे बाय डे के एक्सपीरियंसेस से, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सरकार हो, वो नए नए अनुभव लेके उनसे उसका रास्ता निकाल रही है। रही देश में लॉकडाउन की वजह से जिन करोड़ों मजदूरों को, करोड़ों मध्यम वर्ग के लोगों को जो असुविधा हो रही है, सरकार उसके लिए भी गंभीर है। हम लगातार हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमको लॉकडाउन की अपनी जो रणनीति है, मौजूदा रणनीति, उसमें कुछ स्मार्ट चेंजेस लाना पड़ेगा? मैं वही ब्रजेश जी बताना चाहता हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में प्रतिदिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है, जिसमें सरकार के सारे महत्वपूर्ण मंत्री और विशेषज्ञ बैठ के इन सारे विभिन्न विषयों पर
कि लॉकडाउन से लड़ने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें क्या करना है, 130 करोड़ जनता की हितों के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी है, कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक को राहत दे सकें, किसी को भूखा न वही तो मैं रहने आपसे दें। कह रहा हूं, इन सारे आपने विषयों न्यू पर नॉर्मल जी। अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको बेहतर पता है जी। कि वुहान का जो प्रांत है हुबेई चाइना में, उसने अपने को 76 जी। दिन लॉकडाउन में रखा था। तो जो मैक्सिमम दुनिया भर जी। के सामने एक दृष्टांत है वो है वुहान का, और वुहान जिस प्रांत में आता है हुबेई का, वहाँ का है। 76 दिन उन्होंने अपने को आइसोलेट रखा था। हमारे पास क्या विकल्प है, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या इतने दिन अफोर्ड कर पाएंगे बंद करके सब कुछ? नहीं ब्रजेश जी, हमारे पास दो चीज हैं। एक तो आइसोलेशन जी, सहयोग से हम इस समय तक बहुत हद तक सफल है। हमें जो सबसे बड़ा काम करना है वो टेस्टिंग को बढ़ाना है। पर पर्सन टेस्टिंग का रेशियो हमें बढ़ाना है। जितने अधिक टेस्ट होंगे उतने अधिक हम कोरोना से लड़ाई में हम विजेता होंगे। क्योंकि जितने अधिक वैक्सीन टेस्ट हो, देखिए हमें कितने लोग पॉजिटिव हुए इसकी संख्या से बहुत घबराना नहीं है। वो पॉजिटिव लोग सामने आए, उनको उनका इलाज हो, संदेह में जो लोग हैं उनको अरे यही क्वारंटाइन बात किया तो जाए। मैं पिछले 2 महीने से आपसे कह रहा हूं कि जी। मरीजों की संख्या को लेकर मत घबराइए, टेस्ट अब तो ओपन कर दीजिए, टेस्ट रफ्तार से करिए। ये जी। जिलों में आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना कि इतने सैंपल भेजें, उतने सैंपल भेजें, ये ओपन करिए। और एक चीज और सुझाव दे रहा हूं आपको, जी। जितने लोगों को आपने जिलों में क्वारंटाइन कर रखा है ना, हर एक का 2-2 टेस्ट करिए कम से कम। और अभी क्वारंटाइन लोगों का ही टेस्ट आप नहीं कर पा रहे हो। निश्चित रूप से भाई अगर हम कोई समस्या बता रहे हैं तो हमारी सुनिए तो सही। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सरकार में बैठे हैं तो आप परम ज्ञानी नहीं है कि सब आप ही जानते हैं। नहीं, दूसरों से भी बिल्कुल। पूछिए, सलाह बिल्कुल। लीजिए, समझिए जिलों में क्या हो रहा है। भाई आपको अंतिम सच सच पता है, आप इस गुमान में मत रहिए नवीन जी। ब्रजेश जी, हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मान करते हैं जिसके चौथे स्तंभ बाप है। हम विपक्ष का चाहे मीडिया के मित्रों के जो भी सकारात्मक सुझाव है उसको हमारी सरकार बहुत गंभीरता से लेती है और उस पर अमल भी करती है। आप चाहे देख लीजिए, डॉक्टर्स की हड़ताल से संबंधित हो, चाहे किसानों के गेहूं को उनके गांव में उनके खेत तक खरीदने की बात हो, चाहे किसानों के धरने की बात हो, जो भी सुझाव आप एक बात बताओ, कार्रवाई की है। आपने अभी 39,000 टेस्ट किए हैं यूपी में, आपका खुद डेटा बता रहा है आज का। जी, आपका खुद ये जो प्रेस नोट यूपी गवर्नमेंट का रखा है, 39,000 टेस्ट किए हैं आपने। भाई कोई मजाक चल रहा है? नहीं, कोई मजाक नहीं चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन भारत में कोरोना का पहला मरीज डिटेक्ट हुआ था 30 जनवरी को, 3 महीने हो गए आज कोरोना का आगमन हुए। हमने कोरोना का आगमन हुए भारत में 3 महीने हो गए। जी, हमने टेस्टिंग का फैसिलिटीज और जो ओके, सूर्य कुमार शुक्ला जी, 35% नवीन भाई मैं चाहता हूँ थोड़ी देर तसल्ली कर ले, मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी को जोड़ रहा हूँ। जी। भाई सूर्य कुमार शुक्ला जी, एक फाल्टी किट आती है, पूरे देश भर में बढ़ जाती है, हम टेस्ट भी कर लेते हैं, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव भी हो जाते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं। हम लॉकडाउन में 30 दिन से पड़े हुए हैं। भाई कोई तमाशा चल रहा है? बिल्कुल, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो वो हमको तमाम मीठी मीठी बातें बता रहे हैं। ब्रजेश जी, बिल्कुल आपकी चिंता और आक्रोश ये पूरे समाज के लिए उसका प्रतिबिंब है जो आपके माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। और इतना बड़ा त्याग सारे लोग देश के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सब लोगों की उम्मीद है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब जो व्यवस्था चली, निश्चित रूप से आपने जो हम लोगों ने सबने देखा कि दूसरे देशों में तमाम घटनाएं मृत्यु की हुई, उसकी तुलना में स्थिति बेहतर हुई, लेकिन अब समय आ गया है कि हम पुनः समीक्षा करें। और एक बात ब्रजेश जी बताऊं, हम लोग सब कहा करते थे कि विविधताओं का देश है हमारा देश, अलग अलग जलवायु, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग उद्योग, अलग अलग खेती, तो उस हिसाब से अब चाहिए कि विकेंद्रीकरण को सहारा लें। और एक बात बताओ, आज 30 दिन हो गए जी लॉकडाउन में। जी, हम एक उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है, मानने में कोई बुराई नहीं, जिनको गलत फहमी हो अपनी निकाल दें। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य बिल्कुल है भी, आप जानते भी हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं। ना मैं कोई सीक्रेट बात बता रहा हूं। नहीं। भाई हम 30 दिन से लॉकडाउन में है ना, हमें कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा कि हम अनंत काल तक लॉकडाउन रहेंगे। जो जिस जिले में, जो जिस क्षेत्र में समस्या हो, जैसे आप ही आपने मुझे चीन बता का रहे थे एक उदाहरण बार कि सुना कुछ तरीका निकाला जाना कि चाहिए। चीन में वुहान सिटी लॉकडाउन है, पूरा देश नहीं लॉकडाउन। तो उस तरह हमको भी जो जिले संक्रमण मुक्त हैं उनको बाहर से रोक करके, बाउंड्री उसकी बाहर से बांस बल्ली लगा के वहां सड़कें रोक दीजिए, लेकिन अंदर काम करने देना चाहिए, ये मेरी राय है।
अगली बात की सोशल डिस्टेंसिंग लक्ष्य है। अच्छा, पुलिस वालों से कोई सवाल करो तो हर चीज वो बांस बल्ली लगा के रोकते हैं। अब देखिए ये डीजी रहे हैं पुलिस के, ये क्या कह रहे हैं, बांस बल्ली लगा के जिला रोक दो। अरे भाई कोई और तरीका भी तो बताओगे आप। अब और तरीका अब तक का जो टेस्टेड नहीं बताऊं। अभी आपके यहां मैं आ रहा था, रास्ते में जहां जहां बांस बल्ली उस क्षेत्र में लगी, जो संक्रमित क्षेत्र है, वो सबसे इफेक्टिव तरीका कि कोई नहीं घुस सकता, गाड़ी भी नहीं, नो चेक करने वाला भी नहीं। तो उतने एरिया में जितने में संक्रमित क्षेत्र है, हाँ। वो सबसे टेस्टेड। नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास। जी जी आप कंटिन्यू। और दूसरी बात कि जन शिकायत सेल को हमें बहुत अच्छा काम किया है, 112 ने, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसको और सुदृढ़ करने ऑल राइट। नेहा शालिनी जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। नेहा जी आपसे दो सवाल हैं। पहला कि अब भारत के सामने जो चुनौती है वो है कि हमें अब अपनी टेस्ट की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। हम 30 दिन से लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन का एक एक घंटा नहीं, एक एक सेकंड अरबों रुपया और मानव जीवन के लिए अमूल्य है। अब ये वक्त है कि भारत सरकार को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। लॉकडाउन किसी अनंत काल तक लागू रखने की स्थिति में हम नहीं हैं, ना हमारी अर्थव्यवस्था है। आगे क्या करना चाहिए? लॉकडाउन बिल्कुल जो पहला विकल्प था शुरुआती दिनों में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, वो बिल्कुल सही विकल्प था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज पूरा 1 महीना हो गया और अभी और भी कब तक रहेगा किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से काम का नुकसान बहुत ज्यादा, हम मतलब कोरोना से बचे तो आर्थिक मंदी से हमें गुजरना पड़ेगा और बहुत बुरी तरह। पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ एक सुझाव हैं जो सरकार को मैं देना चाहूंगी, अगर सरकार इसको सुनना चाहे तो। देखिए हर जिले में जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एमपीज होते हैं। मेरी आवाज इको हो रही है ना, आप कंटिन्यू करें, मैं ठीक करा लूंगा। यस गो अहेड। आवाज इको हो रही है। हाँ जी। ऐसा है कि हर जिले वाइज जैसे एमपीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, जैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हर सांसद की जिम्मेवारी हो कि वो अपने एरिया में जो जो कोरोना संक्रमित एरिया है उसको तो प्रॉपर लॉकडाउन ही रखे, मतलब प्रॉपर उससे घर से बाहर निकलने की इजाजत ना उस एरिया को या उस गली को, उस मोहल्ले को, उस जिले को। लेकिन जो बाकी जगहें हैं जहां पर कोई केस नहीं है, एक भी केस नहीं है, धीरे धीरे उन इलाकों को खोला जाए, जिससे कि धीरे धीरे सामान्य व्यवस्था, लोग अपने दिनचर्या में, अपने काम में वापस लौटे। देखिए इसके बाद जब काम काज खुलेंगे तो लोग, किसी को नौकरी पर, कितनी नौकरियां तो वैसे ही खा चुकी है ये लॉकडाउन, और जैसे ही खुलेंगे तो उसके बाद भी बहुत नौकरियां जाने वाली हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो गरीब तबके का है, चाहे वो देखिए सैलून हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स नहीं खुल सकते, क्यों? क्योंकि वहां एयर कंडीशनिंग होती है। एयर कंडीशनिंग में अगर एक भी संक्रमित आ गया तो बाकी बैठे लोगों को संक्रमण आराम से हो जाएगा, ये भी एक खतरा है। अगर सैलून्स खुलते हैं वहां एयर कंडीशन, तो मुझे तो लगता है एयर कंडीशनिंग भी, जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे आने वाला है कि सरकारों को चाहिए कि धीरे धीरे ये चीजें खोले, लेकिन कहें कि एयर कंडीशन नहीं चलाएंगे आप पंखों में। ठीक है, पहले भी दुनिया पंखों में, और पंखे भी नहीं थे तो ऐसे भी रहते ही थे। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो लाने पड़ेंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, सांसदों को और विधायकों को और पार्षदों की। ये हम लोग जिनको वोट देते हैं और उस मुकाम पे पहुंचाते हैं कि वो सौदे में बैठे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एरिया में चेक करें। ये नहीं अपने घरों में जाके बैठ जाएं कि ठीक है हम बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि लॉकडाउन है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तो बैठे ही है ना, सोशल डिस्टेंसिंग के कितने साथ मंत्री सांसदों विधायकों को आपने जनता की सेवा करते देखा? कोई मंत्री सांसद विधायक आपको 2-4 एक्सेप्शनल अपवाद लोगों को छोड़ दें तो ये क्या कर रहे हैं? करना पड़ेगा, क्या रहे हैं? करना पड़ेगा। 2 पैकेट खाना अगर किसी को देते हैं गरीब को तो 5 फोटो खिंचवाते हैं। अब 5 फोटो खिंचवाते हैं। अब तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे अगर तो 2 केला किसी को पकड़ाते हैं तो 6 लोग हाथ लगाते हैं उसमें। इस तरह के हैं ये पॉलिटिशियन। सवाल कर लो तो रोना आने लगता है। सवाल मत पूछो इनसे। यही गलती। ओके, अनिल दुबे जी। ओके, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिल दुबे जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। अगर इस बात अनिल को दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ तो आगे लोग कोई लॉकडाउन हुए हमें 30 दिन हो गए। 30 दिन में क्या व्यवस्थाएं बदली? क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं?
नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, वो तो रुक नहीं रहे हैं। तो जब आपके यहाँ 50 केस था तब आपने लॉकडाउन कर दिया, जब पूरे भारत में 500 केस नहीं थे तब आपने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। आज आप 22,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, जब मैं डिबेट कर रहा हूँ मरने वाले 680 से ऊपर ज़्यादा हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे आप? व्हाट नेक्स्ट? आगे की क्या रणनीति है? 3 मई के बाद क्या होगा? अच्छा सवाल करो तो नवीन जी गुस्सा कर रहे हैं, रावत साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपोजिशन के हो तो मैं क्या करूँ, आप ही से पूछूंगा। सर ब्रजेश मैं रावत साहब एक सेकंड रुक जाइएगा, रावत साहब एक सेकंड रुक जाइएगा, सरकार की तरफ से तो रावत साहब एक सेकंड। अनिल जी बोलने फिर मैं दूंगा मौका, आप बोलिए। सरकार को तो वैसे भी सबकी राय जाननी चाहिए थी, सबकी सारे विपक्षी दलों की या सामाजिक संगठनों की राय के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन अगर जो कुछ भी निर्णय लिया, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियां हैं उन पर भी विचार विमर्श, जो प्रश्न आपने उठाए हैं, आज 1 महीने हो गए। 1 महीने से पहले से आपको पता था, जनवरी में आपका को पहला केस आपको के सामने आया था, और आज ये स्थिति है जो स्थिति है। अगर लंबे समय तक लॉकडाउन तो नहीं रखा जा सकता, इसके कहीं ना कहीं कुछ किन्हीं शर्तों के साथ इन व्यवस्था को चलाना होगा। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति है, किसानों की स्थिति है, लॉकडाउन के कारण किसान अपना जो है अनाज मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। आपने कहा था कि हम क्रय केंद्र जो है गांव-गांव खोलेंगे, लेकिन क्रय केंद्र जो है गांव-गांव नहीं खोले गए कहीं। और जो खरीदारी भी हो रही है, जो गेहूं की खरीदारी हो रही है, गेहूं की खरीदारी 1925 रुपए में होनी है, 20 रुपए आप लेबर चार्जेस काट रहे हो। एक तो, और जो क्रय केंद्र हैं जो खुले भी हैं वो भी सही ढंग से संचालित नहीं हो रहे हैं। किसी जिले में चले जाओ, मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं स्टूडियो में बैठने वाला पत्रकार नहीं हूं, मैं आपको 50 ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि हर जिले में दलाल सक्रिय है। 1700 रुपया, 1600 रुपया, 1650 रुपया में बिल्कुल किसानों से दलाल अनाज उठा रहे हैं और उन आड़तियों को मंजूरी दी गई, वही आड़ती जाके बेच रहे हैं। आपको 50 ऐसे उदाहरण दे दूंगा जहां 1600 रुपया, 1650, 1700 में किसानों का गेहूं खरीद के रहे हैं दलाल। किसान बेचारे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, भेजेगा कैसे? वही जो इतना बड़े अपोजिशन हो, बोला एक बार आपने सरकार से? एक बार भी पूछा आपने? आप नहीं पूछोगे, पूछिए आपने जी से। ब्रजेश जी, हम लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं। ब्रजेश जी, हम लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं। पूछा आपने कि ये दलाल गेहूं की दलाली हो रही है, किस पे कार्रवाई हुई? ऑनलाइन खरीदारी, उसका कौन सी ऑनलाइन खरीदारी हो रही भाई? मैं उसी की बात करना चाह रहा हूं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, इतनी कड़ी शर्तों के साथ आप ऑनलाइन क्यों करा रहे हो भाई? आप किसान ऑनलाइन, चलो मैं आपको पड़ोस में उन्नाव ले चलता हूँ, चलो मेरी गाड़ी में बैठ के जो है टोकन मिलेगा। चलो एक पास लगवा लेते हैं, चलते हैं उन्नाव में, आपको 25 दलाल से मिलाऊंगा जो गेहूं की दलाली कर रहे हैं। किसानों का गेहूं सस्ते में खरीद के आड़तिया बन के बेच रहे हैं। पूछा आपने एक बार? नहीं पूछा आपने? हाँ बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मैं जो बात आप कह रहे हो, मैं उन्हीं बातों को उठाना चाहता हूं कि दलालों का गिरोह सक्रिय है और सरकार जो है बात किसानों की कर रही है। सरकार ने कहा पूछो ना नवीन श्रीवास्तव से, मैंने रोका क्या? मैंने रोका क्या? पूछो तो। नहीं, नवीन श्रीवास्तव जी बैठे हैं, नवीन श्रीवास्तव जी को इन बातों का, लेकिन नवीन जी क्या जवाब देंगे? सरकार जो है आप खुद ही नवीन श्रीवास्तव भी बन गए, खुद ही सवाल कर लिया, खुद ही जवाब भी दे दिया, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि देखो विपक्ष और सत्ता पक्ष की अंडरस्टैंडिंग देखो। वो कह रहे भाई नवीन जी क्या जवाब देंगे? अरे आपका काम सवाल पूछना है साहब, जवाब दूंगा। आपका काम नवीन जी को डिफेंड करना नहीं है। हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं, हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं। जो भी सरकार कहा, सरकार किसी चीज को जवाब दे रही है। कमाल हो गया ये तो। ओके, बीरेन जी आ गए इस डिबेट में। भाई बीरेन जी ये बताइए कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है भाई? देखिए, बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबको कोरोना से आखिरी में लड़ना होगा, चाहे कोई आज पहले प्रभावित हो जा रहा है, कोई 2 महीना बाद होगा। ये ऐसा रोग है, ऐसा वायरस है जो छोटे से लेके बड़े तक को अपनी चपेट में ले रहा है। शुरू में आपने कहा कि अभी इसका पीक आया कि नहीं। ICMR ने, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि उसने कहा कि अभी इसका पीक 30 अप्रैल के बाद आएगा जी। 30 अप्रैल या 3 मई तक आ सकता है। तो एक तो ये हम लोगों को सतर्कता लगातार बरतनी है। दूसरा,
ब्रजेश जी, यूपी में आपने बात कही, मात्र करीब 40,000 लोगों की ही अब तक जांच हो पाई है। 23 करोड़ हम लिखा पढ़ी में हैं आबादी में, और 40,000 के लगभग लोगों की जांच हुई है, और उसमें से 1525 लोग इस समय पॉजिटिव हैं। अगर एक बात आज अच्छी आई है, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, कि मार्च में जो हमारा जांच हो रही थी और उसकी तुलना में जितने पॉजिटिव आ रहे थे 4 से 4.5, यानी कि 100 जांच पे 4 लोग या 4.5 लोग पॉजिटिव हो रहे थे। अप्रैल में भी हम उसी औसत पर हैं, औसत बढ़ा नहीं है। तो एक थोड़ा संतोषजनक बात यह है कि आज भी अगर हम 1000 जांच कर रहे हैं तो 4 से 4.5% ही लोग उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब ये जांच जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से 4 से 4.5 का आप रेशियो लगा सकते हैं। रही बात लखनऊ, देखिए लगातार आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये 325 हैं। अब मैं बहुत देर से सुन रहा था, आपने नवीन जी के लिए बहुत सारी बातें कही। भाई नवीन जी संगठन के प्रतिनिधि है ना, सरकार के तो है नहीं कि कान पकड़ के मत लगाओ मेरा नवीन जी का, मैं तो केवल नहीं सवाल किया उनसे नहीं, सरकार का कान पकड़ के दबाव देके वो कोई काम कैसे करा सकते हैं सर? वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार बीजेपी की जरूर है। दूसरी बात, 2-4-10 मंत्रियों से उनके संपर्क होंगे, उनसे वो कह सकते हैं। लेकिन एक सुझाव जब आपने आज ये चर्चा की तो ये आया सामने कि जिस तरह से सर्वदलीय बैठकें होती है, ब्रजेश जी विधानसभा सत्र होता है, तो क्यों ना मुख्यमंत्री भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, और जरूरी नहीं है कि उस दल का विधानसभा में प्रतिनिधि हो। बिना विधायक वाले दल जो राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, उनको उनके 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाकर तमाम सारे सलाह सुझाव लिए जा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप भी है। तो अब ये बातें सरकार के कानों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचे, और नवीन जी भी अपने संगठन के माध्यम से ये बात आगे बढ़ाएं। हम लोग इस उम्मीद में, इस कोशिश में रहेंगे जी। लेकिन ब्रजेश जी, आपने गेहूं कीमत 1700 तो बहुत बता दी, ये 1500-1600 में खरीदे जा रहे हैं। अच्छा, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ किसान के साथ लूट चल रही है, राम राम करो, किसान को लूटो, ये व्यवस्था इस प्रदेश में। अच्छा ब्रजेश जी, ऐसी ऐसी खरीद एजेंसियां हैं जिनके पास मात्र उत्तर प्रदेश में कुल 8 आदमी हैं, और पूरे यूपी में गेहूं खरीद रहे हैं, और वो पूरे यूपी में गेहूं खरीद रहे हैं। तो उनका जिला प्रबंधक कौन होगा? उनका जिला अड़तिया है, वो अड़तिया जिला प्रबंधक है, अड़तिया जिला प्रबंधक है। तो वो दलाल भेज के अपना खरीदवाएंगे गेहूं। यही बात मैंने अभी अनिल जी से पूछी कि भाई जरा पूछो नवीन श्रीवास्तव से, तो कह रहे वो नवीन जी क्या बताएंगे बेचारे। देखिए सरकार सब जानती है, और खाद्य आयुक्त को सब पता है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, और सबको हिस्सा आता है। सबका व्यवस्था बनी हुई है, डीएम साहब से लेके ऊपर तक। डीएम जिला नहीं जानते, जिला प्रबंधक उनकी मीटिंग में जो बैठा है वो अड़तिया बैठा है, सरकारी आदमी नहीं है। तो ये हमारे किसानों की दुर्दशा है। शुक्ला जी सुन रहे हो ना? जी खूब सुन रहा हूँ। अड़तिया जिला प्रबंधक है, हाँ प्राइवेट आदमी डीएम की मीटिंग में बैठता है। मजाक हो रहा है भाई। तो ये सब सच्चाइयाँ हैं। इस बात को आप बहुत सारी चीजों को उठाते हैं, और हम लोग भी उसी बहाने अपनी बात रख लेते हैं जी। लेकिन किसी ने कहा है ब्रजेश जी कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, और यही सुकून से जीने की बस एक सूरत है। और इसके आगे एक विद्रोही स्वभाव वाले ने भी लिख दिया कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य पर कोरोना वायरस को लेकर क्या चल रहा है, भारत जैसे विकासशील देश जो एक सीमित अर्थव्यवस्था के दायरे में काम करते हैं, उनके समक्ष किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, यूरोप और अमेरिका में क्या हो रहा है, ईस्ट एशिया के क्या हालात हैं, कौन कौन से देश क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, कौन कोरोना वायरस से कितने शानदार तरीके से लड़ रहा है, और किसने इसका मुकाबला आंख से आंख मिलाकर किया। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
दुनिया भर की जो वैश्विक संस्थाएं हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर के आर्थिक सामाजिक मामलों पर निगरानी रखना, दुनिया भर में जो विकासशील देश हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं उनको मदद मुहैया कराना और दुनिया में शांति व्यवस्था और स्वास्थ्य के मामलों को बेहतर तरीके से अंजाम देना। यूएनओ के अंडर में एक संस्था आती है, उसका नाम है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो स्वास्थ्य मामलों की दुनिया भर में कड़ी निगरानी के लिए जिस संस्था का गठन हुआ, 200 से ज़्यादा मुल्क WHO के मेंबर हैं। ये संस्था बुरी तरह से फैल रही कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने और ज़रूरी स्वास्थ्य निर्देश दुनिया भर के देशों को देने और अलर्ट करने में। यूनाइटेड नेशन जैसा बड़ा संस्थान जो विश्व युद्ध के बाद जिसकी परिकल्पना की गई, जिसका बनाया गया, वो अपने दायित्वों में फेल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक भी अपने दायित्वों में इस वक्त फेल है क्योंकि सर्वाधिक मदद की ज़रूरत दुनिया भर से जो एड मिलते हैं वो विकासशील देशों को मिलते हैं और पुअर कंट्रीज़ को मिलते हैं। कहीं भी स्वास्थ्य मामलों में कोई बड़ी कठिनाई या परेशानी खड़ी होगी तो पूरी मानवता और पूरी दुनिया पर संकट है। आखिर यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी संस्थाएं अपना रोल क्यों नहीं निभा रही हैं? सिर्फ रस्मी तौर पर कुछ स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं। जैसे आज यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जो बढ़ता हुआ नस्लीय राष्ट्रवाद है, तानाशाही हैं और मानवाधिकार हैं, उनको कोरोना वायरस की आड़ में दबाया जा रहा है। तो अगर दबाया जा रहा है तो आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। आपने WHO पे एक्शन लिया? नहीं लिया। आपने जो विकासशील देशों को ग्रांट मिलती है वो रिलीज की? नहीं की। आपने WHO के किसी भी मेंबर पर कार्रवाई की? नहीं की। दुनिया भर में इतना ज़बरदस्त लॉकडाउन है कि 4 अरब आबादी अपने घरों में बंद है। उनके आर्थिक, इंडस्ट्रियल, बाजार के इशूज़ पे कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई की यूनाइटेड नेशन ने? नहीं की। तो आखिर इस तरह की वैश्विक संस्थाओं का फिर क्या महत्व है? अगर गुड डेज में, अच्छे वक्त में अगर आप सिर्फ अपनी दादागिरी दिखाने के लिए छोटे गरीब कंट्रीज़ पर हमला करके, नाटो जैसा संगठन बना के आप किसी पर कार्रवाई करते हैं तो ऐसी संस्थाओं पर एक नहीं 1000 लानत है जो मानवता के काम ना आ सके। ये मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि हम लंबे समय से, 1 महीने से लॉकडाउन में हैं। दुनिया के और भी मुल्क हैं जो लॉकडाउन में हैं। तो दुनिया के दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? वो कैसी अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं? उन्होंने क्या तरीका खोजा हुआ है? दक्षिण कोरिया ने क्या किया हुआ है? सिंगापुर ने क्या किया हुआ है? अमेरिका ने क्या किया? यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया? चाइना ने क्या किया? रसिया क्या कर रहा है? मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? हमने दुबई में क्या हो रहा है? हमने इस बारे में विचार करना होगा क्योंकि हम इतने धनी कंट्री नहीं हैं कि हम इसको बहुत लंबे समय तक अफोर्ड कर पाएँ। तो हमारे पास क्या विकल्प है? हमें क्या इसके बारे में विचार करना होगा? 3 मई नज़दीक है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप अगर संपूर्ण लॉकडाउन खोल देंगे तो जितनी मेहनत और जितना त्याग हमने पीछे किया है, जितना परिश्रम किया है और जो कुछ गंवाया है वो सब पानी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो हमें आगे क्या करना होगा? कोई रणनीति तय हुई, कुछ हुआ? भारत सरकार को राज्यों के साथ इस पर विचार करने चाहिए। नवीन श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे कि क्या विचार करेंगे 3 मई के बाद। बोलिए भाई नवीन जी। देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है। निश्चित रूप से कोरोना महामारी जब भी समाप्त होगी तो पूरे विश्व का, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे ताकत का परिदृश्य निश्चित रूप से बदलेगा। वैश्विक संस्थाओं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। कहीं न कहीं WHO दबाव में चाइना के आंकड़ों को छुपाने में कामयाब रहा और पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। UN जो इराक में सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन है, इसको कह के अमेरिका के हमले को जायज ठहराया और कहीं कुछ नहीं मिला। तो इन परिस्थितियों में वह भी चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रही भारतवर्ष की बात, आपने बहुत अच्छा विषय कहा कि दुनिया के अन्य देशों में आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से संचालित हो रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। आपने चर्चा के शुरू में एक बात कही थी, वुहान जहां से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, वहां पर लॉकडाउन 76 दिन रहा। हमारा अभी 30 दिन हुआ है, लेकिन हम अपने देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो जरूरतमंद है, जो प्रतिदिन कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें सरकार लगातार नीतियां बना रही है। मैं जहां तक उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हैं वहां के कंसर्न में बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नगरीय क्षेत्र के बाहर जो उद्योग है 11 प्रकार के उद्योगों को परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश में जो बड़े विनिर्माण के काम है, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, चाहे PWD और सिंचाई विभाग, चाहे जल निगम के बड़े काम हो। सिंसियर स्पोक्स पर्सन है और मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। कृपया जो भी बातें कहें तर्कपूर्वक कहें, और मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूँ,
ना तो बाज़ार खुला हुआ है, ना तो रॉ मटेरियल मिल रहा है कहीं पे, ना अर्थव्यवस्था खुली है, ना उपभोक्ता खुला हुआ है, ना आपके पास लेबर मौजूद हैं। ये कौन सी स्टोरी आप सुना रहे हो कि आपने सब उत्तर प्रदेश में खोल दिया और काम चल पड़ा है, लोगों का जीवन नॉर्मल हो गया है? भाई आप ना कहिए, आप यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, आप ऐसा बोलेंगे ना तो जनता आपके बारे में क्या धारणा रखेगी? ब्रजेश जी, जनता की जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, जनता की धारणा का नहीं, जो वास्तविकता है। हमने 11 ऐसे उद्योग खोलने का हमने आदेश दिया, सब ठीक हो जो गया नगरीय यूपी में, क्षेत्र के बाहर हो, जिसमें सीमेंट है, सरिया है और उर्वरक कारखाना है। अभी जून के महीने में जब धान की खेती शुरू होगी तो किसानों को उर्वरक की भी जरूरत होगी। हमने उनकी जरूरत को देखते हुए भी इन चीजों को शुरू किया है। अरे 4 लेबर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ मिल पा रही है? 4 लेबर नहीं मिल पा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपने फैक्ट्री शुरू कर दी। चलो चलो दिखाओ हमें कौन सी फैक्ट्री शुरू हुई है। चलिए पास लगा के चलते हैं, कहाँ फैक्ट्री शुरू हुई है, किसको भोजन मिल रहा है, कहाँ धंधा शुरू हुआ है, कौन सी मार्केट खुली हुई है? भाई मुझको या तो सारी बात कह लेने दीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिए। सरकार ने इतना इरिटेट मत हो नवीन जी, नहीं इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि आप जो रोजी पिक्चर पेंट कर रहे थे उसको मैंने छेड़ दिया, आपकी तस्वीर खराब हो गई तो आपको गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर। गलत बोल रहे हैं। हाँ यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोलूंगा तो वो गलत लगेगा, क्योंकि अनिल दुबे नहीं पूछेंगे आपसे, अनिल दुबे नहीं पूछेंगे आपसे। आपने गेहूं की खरीद की बात की, मैं बताना चाहता हूँ कि 4000 से अधिक गेहूं कैंपेन शुरू हुए हैं और 30 लाख। चलो ना चलते हैं ना, मैं तो कहता हूँ जरूर है कल सुबह 11 बजे मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, हम आप चलते हैं। और ब्रजेश जी आपको जानकारी होनी चाहिए। बोलिए भाई अनिल दुबे जी, एक सेकंड, गुस्सा ना करो, हमारी सरकार ने गुस्सा बेकार है जीवन के लिए, गुस्सा मत करो भाई। अनिल दुबे जी पूछ लो इनसे ना, अभी तो पूछ लो। एक सेकंड नवीन जी, एक सेकंड भाई नवीन जी, आप गुस्सा नहीं करो, आप अनिल दुबे की सुन लो, आपके दोस्त हैं और आपका बचाव भी किया था इन्होंने, इनकी तो सुनो, मेरी नहीं सुन रहे हो, इनकी सुन लो। नहीं बोलो दुबे जी। ब्रजेश जी, गेहूं की खरीद जो है बिचौलियों के माध्यम से हो रही है, और जो मैं बात उठाना चाहता था, बीरेंद्र सिंह जी ने उन बातों को उठाया। मैंने कहा कि नवीन जी क्या बोलेंगे, सरकार का कोई प्रवक्ता बैठा होता तो बोलता। सरकार की बात को हम एक आध बार मिनिस्टर रहे डिबेटों में और वो वादा करके गए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। सरकार ने कहा था कि हम गेहूं के क्रय केंद्र गांव-गांव खोलेंगे, गेहूं के क्रय केंद्र गांव-गांव नहीं खुलेंगे। सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन व्यवस्था थोड़ी करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर दी। किसान परेशान है, ऑनलाइन की शर्तों में उलझा हुआ है। नवीन जी डांट क्यों रहे हो उनको, मजबूरी में नहीं अनिल दुबे को डांट क्यों रहे हो, बिचौलियों को बेच रहा है। सवाल पूछते तो गुस्सा कर रहे हो, डांट रहे हो अनिल दुबे को, अनिल दुबे को डांट रहे हो, डांटो मत अनिल दुबे को। आज तक कभी लेबर चार्ज नहीं लिया गया, अब लेबर चार्ज भी लेने की बात कर रहे हो। ओके एक सेकंड, कहा था आप दोनों शांत हो जाएं, मैं कोई पॉलिटिकल फाइट नहीं कर रहा हूँ, शांत कूल डाउन। ओके जेडी रावत साहब, ओके अनिल जी नवीन जी शांत हो जाएं, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा। हम वक्त बहुत मुसीबत में हैं, हम लोग बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, आप लोग ना लड़ें, आप लोग कृपया ना लड़ें, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। नहीं मत गुस्सा करो, गुस्सा करने से कुंठा झलकती है, आपकी कुंठा झलक रही है। ओके जेडी रावत साहब एक सेकंड, दोनों मान्यवर शांत हो जाएं, दोनों महानुभाव शांत हो जाएं, दोनों शांत हो जाएं, दोनों शांत। ओके भाई रावत जी, अनिल जी शांत हो जाओ, चावल मिल रहा है, क्या शांत हो जाओ। ओके हो गया, अनिल दुबे जी शांत। ओके मैडम आप भी शांत, एक सेकंड मैडम नवीन जी प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, मैं सबको मौका है, अपनी बात रखिएगा। आप दोनों पॉलिटिकल नहीं प्लीज नवीन जी। ओके नवीन जी शांत। ओके भाई जेडी रावत साहब, आप लोग आईएमए को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को सजेस्ट करिए कि ताकि कोई फाल्टी किट ना आए, अगर कोई किट आ भी रही है तो उसकी जांच हो, प्रॉपर प्रोसीजर से आए। आप लोगों ने ये सवाल उठाना है। सर ये हमारे दिल्ली के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं इस बात को उठा चुके हैं, और जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को वहाँ से आता है हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी सीएमओ साहब जो लखनऊ के हैं, इनसे हम लोगों की वार्ता भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग ओपीडी सर्विसेज शुरू करिए
और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसको हम लोगों ने अवगत कराया कि पीपी किट नहीं मिल रहा है सर, और दूसरा ये था कि पास आने जाने की भी दिक्कत हो रही थी, और तीसरी चीज़ ये था कि जो मरीज हम देख रहे हैं इसमें ये नहीं पता कि ये कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो खुद को खतरा रहता है। तो अभी उन्होंने 2 प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को उन्होंने ऑथराइज किया है कि अगर कोई सस्पेक्टेड केस लगे तो आप वहां पर टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट शुरू तो कर हमारे दिया उन प्राइवेट लोगों ने? नर्सिंग होम वाले डॉक्टर जो हैं, उन दोनों क्लिनिक ने वाले, टेस्ट शुरू कर डायग्नोस्टिक दिया? सेंटर वाले, वो लोग इसको अमल करके अब सर्विसेज धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं। ये है सर हमारे यहाँ नहीं, का। ये दोनों जो प्राइवेट क्लिनिक आप बता रहे हैं इन्होंने टेस्ट शुरू कर दिया है? ये सर कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। एक तो आरएमएल है, एक कोई और मिला हुआ है। कब कराया था आपने प्राइवेट लास्ट टाइम? कब, नर्सिंग किसने आपको, होम- एक सेकंड मैम, किसने आपको बताया कि इन्होंने टेस्ट शुरू कर दिया है? कोई रिपोर्ट है आपके पास? सर हमको तो सर हमारे पास प्रूफ है, हमको सीएमओ साहब ने भी बताया था, और अरे भाई, गवर्नमेंट का टेस्ट गाइडलाइन भी आई थी कि ये लाइसेंस दो, मिला है ना, शुरू किया कि प्राइवेट नहीं सेक्टर उन्होंने? में ऑथराइज्ड हुए हैं। शुरू किया कि नहीं उन्होंने? लाइसेंस ये तो हमें भी पता है। अब सर शुरू करेंगे, वो हम लोग को जो तो इन्फॉर्मेशन फिर गलत जानकारी चैनल पे बैठ के आप दे रहे हो कि टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी ने शुरू कर दिया। हम लोग सरकारी जब में तक भेज रहे हैं। ऑथेंटिक जानकारी नहीं आपने शुरू कर दिया बोलना। भाई मजाक हो रहा है क्या देश में? ये सर जो सीएमओ साहब ने किया, जो सीएमओ नहीं साहब हो कोई रहा है, मतलब तो हम लोग अर्थ- सीएमओ को कोई बुला रहे हैं, स्वास्थ्य उनकी मामलों टीम के आगे कर रही विशेषज्ञ है। हैं। सीएमओ साहब ने कह दिया हो रहा है तो हो रहा है, आप भी बैठ के वही ब्रजेश जी, व्हाट्सएप वाला हर ज्ञान चीज दे रहे आप हो। ही बोलेंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे? अरे क्या पूछ तो रहा हूं, आप ही देखिए, गलत दो जानकारी चीजें- दे रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, 2 चीजें हो रही है। हम कैसे गलत जानकारी देंगे? आपको सर सीएमओ साहब की टीम आती है, वो करती है जांच, या सीएमओ साहब ने जो ऑथराइज किया वहां भेजते हैं हम लोग। किस प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच हो रही है जरा बताओ ये हमें। इको बहुत आ रही है यार हमारी तरफ हाँ, से ही आ इको रही तो है। आएगी ही। ओके, यस, नेहा जी बोलिए आप प्लीज। आप आरएमएल नेहा जी, go मल्होत्रा ahead। साहब की जो पैथोलॉजी है सर वहां पता करिए। हमें तो पता है, हम तो आपको बता रहे हैं, आप डॉक्टर जी, इसलिए बता रहे हैं, आपको नहीं मैं- पता है। ये आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं, और आपको नहीं सरकार पता। ने अगर बोलिए नेहा जी। सरकार ने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जी मैं ये कहना चाहूंगी, सरकार ने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ ऑथराइज किया है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां जो जाएं, ठीक है, जो थोड़े सक्षम हैं उनको भी, अब देखिए लॉकडाउन के दौरान जो सक्षम थे वो भी इस वक्त बुरी हालात में, जिनके जो जॉब्स में सैलरीज नहीं मिल रही, घर बैठे हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं, उनको भी 4500 रुपए का जो टेस्ट है वो 4500 नहीं, उसकी जो है रेट कम करना चाहिए। और गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग रखनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा तभी होगी, लोग ज्यादा तभी जाएंगे जब फ्री टेस्ट होगा, जब पैसे दिए जाएंगे। आप देश में जानते हैं, हर कोई देश में यही चाहता है, चाहे अमीर से अमीर भी हो, कि हमारी टेस्टिंग फ्री हो। भारत में वो फैसिलिटीज अभी तक नहीं थी, लेकिन इन प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद है कि जिस तरीके से अमेरिका, लंदन और यूएस, इन सब जगहों पे जिस तरीके से दिया जाता है, एक फैसिलिटी हेल्थ की दी जाती है, वैसी फैसिलिटीज आज हमारे हिंदुस्तान में भी आम नागरिक को दी जाए। सरकार ने लॉकडाउन करके एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम उठाया, लेकिन सरकार अब लॉकडाउन को जो बढ़ाती जा रही है, ये सही कदम नहीं है। इसके लिए कारोबार खोलने चाहिए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और एक थर्मल स्क्रीनिंग हर कारखाने में, हर दुकान पे, हर कारोबारी के ऊपर ये निगरानी हो सरकार की या उनके प्रतिनिधियों की, कि चेक करें टाइम टू टाइम, हर दूसरे दिन यहाँ जो क्वारंटाइन किए रखे हैं, जो संदिग्ध मरीज हैं, हो रही है, उनका टेस्ट तो हो नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं कि दुकानों में टेस्ट करा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ जो क्वारंटाइन है उनका टेस्ट तो हो नहीं रहा है, और आप मैडम बता रहे हैं कि दुकानों में टेस्ट कर लो, बाजार में कर लो। नहीं रावत साहब बता रहे हैं कि प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच शुरू हो गई। दुकानों मैं में पूछ रहा हूँ कि लाओ रिपोर्ट दो, तो कह रहे हैं सीएमओ साहब से पूछ लो। प्राइवेट में भी हो रही है, सीएमओ साहब से पूछ लो। आप जो बार बार कह रहे हैं कि सीएमओ से क्वारंटाइन पूछ का लो, टेस्ट नहीं हो रहा है, ये गलत दिखाइए है ना कि कहां पर दोनों लेबोरेटरी में मरीज रखे जाते हैं, तो उसमें यहाँ जो क्वारंटाइन है जिनको होता है उनका टेस्ट तो हो नहीं रहा है। क्वारंटाइन लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है।
आप कह रहे हैं कि कहाँ की मार्केट बात में कर रहे हैं? शुरू कर दें। क्वारंटाइन है, नहीं हो रहा है सर? कितने आप क्वारंटाइन कहाँ का लोगों का नाम हुआ तो है? लीजिए जहाँ नहीं हो रहा है। 38,000 टेस्ट आप हुए हैं लखनऊ में सिर्फ। बताइए आपको जहाँ कुछ पता भी क्वारंटाइन हो है? रहे हैं और उनकी जांच आपको नहीं हो रही सिर्फ है। कुछ पता भी है? मैंने क्या कहा, दुकानों पता है। पर बोलिए, social नेहा जी जवाब distancing दीजिए। का पालन ओके, करवाइए। नेहा जी जवाब क्वारंटाइन दीजिए। में जितने भी होते हैं सबका अरे टेस्ट होता है। केजीएमसी नहीं पूछ रहा हूँ, प्राइवेट लैब पूछ रहा हूँ। नेहा जी बोलिए आप। प्राइवेट लैब में अरे तो अब भाई उन्होंने तसल्ली ऑथराइज रखो, किया है ना, पहले थोड़ी महिलाओं को ऑथराइज बोलने था। तो दो। आधी अधूरी मैंने जानकारी आपको दे रहे हो कहा कि और फिर जहां- कोई बोल रहा है तो इनको टोक रहे हो बीच में। दुकानें खोली जाएं या कारखाने खोले जाएं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और थर्मल स्क्रीनिंग करी जाए। कोरोना टेस्ट तो मुझे भी लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है ओके, 125 भाई शुक्ला करोड़ जी, की आबादी वाले देश आपका में क्या करवाना। सुझाव है? आपका तो लेकिन लंबा एटलीस्ट ये प्रशासनिक नॉर्म्स अनुभव को है। फॉलो करेंगे आप कुछ तो हर सजेस्ट काम को करिए खोला जा कि हमें सकता क्या है और करना सरकार चाहिए को इस इस पे पर। सोचना चाहिए। भाई साहब, मेरा ये बिल्कुल सुनिश्चित विचारित सुविचारित मत है कि जोर हमको देना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग पर, नंबर एक। नंबर दो, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है, विभिन्न परिस्थितियां विभिन्न जिलों की हैं, तो जिलाधिकारी, वहां के सीएमओ, वहां उन लोगों को अधिकार देना चाहिए कि स्थानीय परिस्थितियों में कैसे बेस्ट इस रोग को लड़ना है, कैसे रोकना है। दोनों का निर्णय वो लोग अधिकार दे केवल देंगे तो फिर यहाँ प्रमुख सचिव लोग क्या करेंगे? कलेक्टरी का शौक तो उन्हें चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। लखनऊ कठिनाई से ये है, कलेक्टरी करते हैं, दूसरे हमारी जिलों में व्यवस्था में सीनियर कठिनाई अफसर बैठ यही के। सबसे बड़ी होती अच्छा है। कह दो तो नवीन जी का भी गुस्सा हो जाएंगे, मत हाँ, पूछो इनसे, मत पूछना। नीयत बहुत अच्छी है, सबको सोचिए। कलेक्टरी का शौक चढ़ा, चाहे जितना सीनियर हो जाए। बिल्कुल। त्याग की पराकाष्ठा उत्तर ये है कि प्रदेश बहुत बड़ा मुख्यमंत्री राज्य जी है। अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते, इतना कमिटमेंट, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन साथ में ये हमें मॉनिटरिंग तो हम लोग दिल्ली लखनऊ से करें क्या हो रहा है, लेकिन निर्णय हम लोग जिला स्तर पर छोड़ें, कैसे बेस्ट लड़ना है, कैसे रोकना है। ये बहुत कठिन काम बता रहे हो आप। हाँ, और दूसरा कोई एक और आसान बात काम बताओ। कि पॉलिसी ऐसे बहुत कैसे हम अच्छी जिलों पे बनती छोड़ है। दें? लागू नवीन ये जी ऐसे छोड़ देंगे ब्रजेश जी, जिलों पे? इसमें- हाँ? ये तो बड़ा सामाजिक मतलब बड़ा कार्यकर्ताओं को कॉम्प्लिकेटेड भी काम बता रहे साथ हो। लेना नहीं, यही चाहिए लिखा सरकार हुआ को। है नहीं, नेशनल क्योंकि डिजास्टर अकेले योगी जी मैनेजमेंट पूरे में। उत्तर प्रदेश और अरे को लिखा रहे, अकेले नहीं संभाल लिखा रहे सकते। एक्ट में, लिखने से क्या होता और है? दूसरी बात तो कि जो पॉलिसी उनके, बहुत अच्छी प्रतिनिधि बनती हैं, है, उनके लागू साथ करने साथ वाले। सामाजिक संगठनों लिखे होने को से भी क्या लेना होता है? चाहिए। अभी हर कोई ये साबित करने लगा कि हम लॉकडाउन में हैं, अरे भाई सब कोई लॉकडाउन में हो जाओगे तो लॉकडाउन को कल्याण लागू कौन करेगा? नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो जन कल्याण की दिक्कतें, जो समस्याएं आएंगी, उनको हल कौन करेगा? इसलिए ज्यादा कोरोना फाइटर्स के बढ़ाने की जरूरत है कि सारे कर्मचारियों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोरोना से फाइट में लगाया जाए। ओके नवीन जी गो अहेड। आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंक्लूड करें। देखिए, दो तीन चीजें ब्रजेश जी बहुत गंभीर है। एक तो जो मुख्य आपका विषय है कि लॉकडाउन 3 मई को जब समाप्त हो रहा है तो उसके बाद सरकार की क्या रणनीति होगी। ट्रू। आर्थिक मुद्दे पर और कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर। देखिए, मेरा दो मानना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो प्रतिदिन बैठक कर रहा है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न दलों के देखो प्रतिनिधि होशियारी मंडलों इनकी, से मैं भी सवाल बातचीत यूपी पे कर रहा हूं और मुझे खींच नहीं। ले जाएगा दिल्ली। ये दूसरी नहीं, बार है कि मुझे ये निर्णय राजनाथ चूंकि- सिंह वाला ये डायलॉग दे रहे ब्रजेश हैं। जी, पूछा यूपी पे है ना मैंने? शुक्ला जी नहीं, शुक्ला जी किस केंद्र पे के पूछा ग्रुप था? ऑफ मिनिस्टर शुक्ला जी के किस पे निर्णय पूछा था? सारे बताओ देश में लागू यही किस है। पे पूछा था शुक्ला जी? मैंने केंद्र इनसे के ग्रुप नहीं, ऑफ यही मिनिस्टर बात है। किस पे पूछा था? जी। होते हैं। मैंने पूछा था ना अब यूपी कर पे। रहे हैं। ये दूसरी कहाँ का जो बता रहे हैं प्रमुख मुझे? चीज है, दिल्ली का। नहीं, जितना अभी थोड़ी देर में ये केंद्रीकरण तेलंगाना करिएगा, आंध्र प्रदेश सुनिए बताने नहीं, लगे। उतना ही केंद्र दिक्कतें सरकार बढ़ेंगी। गाइडलाइन जारी कर रही है। अरे और गुस्सा सारे क्यों राज्यों हो में रहे लागू हो रहा है। भाई? और आप कह रहे हैं दिल्ली की गुस्सा बात हो जा रहे प्रदेश में कर हो। रहे हैं। अरे आराम से आप गजब आप भी बात गुस्सा कर क्यों रहे हो हैं। जा रहे हो? ऐसे चीखने से कोई बात नहीं बनेगी। केंद्र सरकार ब्रजेश भाई जो गाइडलाइन बनाएगी उसको ही राज्य सरकार फॉलो करती है और केंद्र सरकार इस बात से लगातार चिंतित है। तो भाई किस बताओ ना प्रकार देश यूपी की में क्या आर्थिक कर रहे हो? वही तो गतिविधियां शुरू पूछ रहा की हूं। जाए, किस प्रकार गुस्सा टेस्ट हो जाना शुरू किए किसी जाए, भी उस पर बात का लगातार विकल्प नहीं है। आराम से ठंडे नहीं, दिमाग उस- से बताओ यूपी में भैया क्या हो मेरे रहा है? बात तो सुन लीजिए ना। मत गुस्सा करो। नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं और केंद्र सरकार का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्रतिदिन बैठक करके निर्णय ले रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। जिन जिलों में 10 से कम मरीज अच्छा, पाए एक गए या लाइव नहीं सवाल पाए आया है गए, मेरे पास एक किसान का। नवीन जी आपके लिए जी। एक लाइव सवाल आया है किसान का, अभी मुझे पीसीआर से अपडेट किया गया। ये किसान महोदय कह रहे हैं कि इनका 20 लाख रुपए का फूलों की खेती का नुकसान हो गया। अभी लाइव मेरे साथ कनेक्ट है, मैं आपकी बात नहीं करा सकता वरना मैं आपको सुनवाता भी। वो बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए का वो फूलों की खेती का उनका नुकसान हो गया जो उनकी लागत थी।
वो क्या करें, नवीन जी उनको गाइड करें। नहीं देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से उनकी समस्या बहुत गंभीर है। हमारी सरकार ने, आप याद करिए कि पिछले बजट में किसानों के ऐसे उत्पाद जो जल्दी खराब होते हैं उनको भेजने के लिए वातानुकूलित ट्रेनें और जहाजों की व्यवस्था के लिए भी प्लानिंग की थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा क्षण है कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो फूल है, उनको बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। उनके लिए सरकार किस प्रकार से मुआवजा दे सकती है, इस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। ओके, आपका नंबर और डिटेल्स मैं उनको भेज दूंगा, आप उनकी जरूर मदद करिएगा। जी निश्चित रूप से। भाई शुक्ला जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप। जी मैं ये कह रहा हूं भाई जी, साहब, मैं एक चीज बात करना चाहूंगा। ये आप राव साहब आऊंगा मैं- आपके पास। ये आऊंगा राव भाई साहब मैं बताऊं कि ये टुकड़ों टुकड़ों में जो मतलब शासन बहुत अच्छे निर्णय लेता है कि हम राहत दे दें, लेकिन अब जैसे ओके, रावत जी गो अहेड, बोलिए आप, रावत जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने सबकी बात सुनी है और आप सबको काट दिया है कि आप ऐसे कैसे चल सकते हैं, वैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आप बताइए कि गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए कि ये सक्सेसफुल होगा कोरोना मैनेजमेंट। मैं आपसे गवर्नमेंट आप कह रहे थे कि आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता, आपको सब पता है। जवाब दीजिए ब्रजेश जी। अरे मैं जो जवाब दूंगा आप उसको सुन नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।